नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम 10 पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है, ICAR का 98वां स्थापना दिवस एवं 386 उन्नत फसल किस्में। 16 जुलाई 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने नई दिल्ली में अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विज्ञान आधारित जलवायु अनुकूल एवं किसान केंद्रित कृषि विकास के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। पिछले एक वर्ष में ICAR ने 44 फसलों की 386 उन्नत किस्में विकसित की, जिनमें 94% जलवायु अनुकूल तथा 29 जैव सुदृढ़ीकृत किस्में इसमें शामिल हैं। साथ ही 43 नई फसल किस्में, 17 कृषि प्रौद्योगिकियां और 14 प्रकाशनों का विमोचन किया गया। ICAR ने भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर यानी कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए भारत में ICAR ने क्या बनाया है? टीका, वैक्सीन। डिजिटल स्वाइन रोग एटलस, जलवायु अनुकूल धान की किस्में, निर्यातोन्मुख आम उत्पादन तकनीक तथा किफायती कसावा हार्वेस्टर जैसी नई तकनीकों का विकास किया। किसने? ICAR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके अलावा 51 उद्योग साझेदारों के साथ 72 MOU, 51 उद्योग साझेदारों के साथ 72 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी ज्ञापन समझौता तथा 18 अंतर्राष्ट्रीय MOU के माध्यम से अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया गया। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1928 को हुई थी। कब हुई थी? 1928, 16 जुलाई 1928 को। तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वर्ष 2025-26 में कृषि अनुसंधान ने लगभग 55,000 करोड़ का अनुमानित आर्थिक योगदान दिया, जबकि कुल अतिरिक्त आर्थिक मूल्य 1.70 लाख करोड़ रहा। वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ 1 करोड़ से अधिक किसानों तक प्रत्यक्ष तथा 5 करोड़ से अधिक किसानों तक डिजिटल माध्यमों से पहुंचा। ICAR जलवायु अनुकूल कृषि अनुसंधान, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा, प्रौद्योगिकी के लिए व्यवसायीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगली खबर है, 6 करोड़ लखपति दीदी हेतु रणनीति एवं रोड मैप। 16 जुलाई 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा, कहां पर? बिहार यानी कि गया में 6 करोड़ लखपति दीदी के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि, गैर कृषि आजीविका एवं MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रबंधन सूचना प्रणाली आधारित रणनीति और रोड मैप पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना तथा अगले 5 वर्ष की रणनीति तैयार की गई। साथ ही बिहार जीविका और अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM यानी कि अरुणाचल, इसकी बात हो रही है, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के बीच ज्ञान साझेदारी हेतु MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा फास्टरिंग पाथवेज फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। अभियान के अगले चरण में उद्यम विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बाजार संपर्क, जलवायु अनुकूल आजीविका, वित्तीय समावेशन, अभिसरण तथा लखपति दीदी डैशबोर्ड के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल दिया गया। साथ ही लखपति दीदियों के क्षमता विकास के लिए किसके? लखपति दीदी के क्षमता विकास के लिए
क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 3 करोड़ लखपति दीदी का राष्ट्रीय लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा चुका है। यानी अब तक कितना, 3 करोड़ प्राप्त हो चुका है। बचा कितना है, 3 करोड़, ये भी हो जाएगा। अब DAY यानी कि किसकी बात हो रही है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय वृद्धि, डिजिटल नवाचार, टिकाऊ आजीविका, ग्रामीण उद्यमिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण यह कदम माना जाएगा। अगली खबर है, आई ड्रोन पहल टीबी नमूनों के ड्रोन परिवहन। 16 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आई ड्रोन क्या है, आई ड्रोन इस पहल के तहत तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में ड्रोन के माध्यम से टीबी के पेशेंट हैं उनके थूक यानी बलगम नमूनों को परिवहन कर दूर दराज क्षेत्र में निदान सेवाओं को और तेज किया गया है, और तेज और सुलभ बनाया गया है। मतलब जो भी है वहाँ पर इस क्षेत्र में जो भी इसके पेशेंट हैं या पेशेंट नहीं है उनके बलगम को ले जाकर लैब तक पहुंचाया जा रहा है। किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से। अध्ययन में 840 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। ड्रोन आधारित परिवहन से टीबी निदान का औसत समय टीबी के निदान का औसत समय कितना था, 15 दिन। अब इससे घटकर कितना, 5 दिन रह गया है। साथ ही रोगियों का औसत प्रतिव्यय खर्चा यानी कि OOPE लगभग कितना 9,451 से 9,451 रुपये से घटकर सिर्फ 91 रुपया रह गया है। यह अध्ययन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीबी नगर जिला टीबी कार्यालय और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से किया गया। 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और 60 उप केंद्र और 4 टीबी इकाइयों को जोड़ने वाले सब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से ड्रोन द्वारा नमूने प्रयोगशालाओं तक पहुंचाए गए हैं। आई ड्रोन पहल का उद्देश्य टीके, दवाइयां, रक्त उत्पादन, नैदानिक नमूने तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री का सुरक्षित एवं त्वरित परिवहन कर सुलभ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। ड्रोन आधारित स्वास्थ्य लॉजिस्टिक्स से समय पर टीबी निदान, रोगियों के खर्च में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार तथा भारत के टीबी उन्मूलन अभियान को गति मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आज की अगली खबर है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। 16 जुलाई 2026 को रेल मंत्रालय ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल यानी हाइड्रोजन ईंधन से फ्यूल सेल ट्रेन की घोषणा की। यह ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन से स्वयं बिजली उत्पन्न करती है और उपयोग के समय लगभग 0 कार्बन उत्सर्जन करती है। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन जिसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, H। और किसी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, O। जब दोनों का दहन होगा तो क्या होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, पानी। यानी ये जब दहन होगा तो क्या निकलेगा, जलवाष्प। यानी कि यहाँ पर कार्बन निकलने का चांस बिल्कुल 0 के बराबर है। वही यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 0 कार्बन उत्सर्जन करती है। मतलब कार्बन 0 लेवल का उत्सर्जन होगा। किसकी वजह से, इस फ्यूल के प्रयोग से। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
यह 10 कोच वाली है, मतलब जो ये ट्रेन चली है कितने कोच हैं? 10 कोच वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसकी क्षमता लगभग 2600 यात्रियों की है, यानी इसमें 2600 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार DPC एवं 8 ट्रेलर कोच, प्रत्येक पावर कार 1200 किलोवाट 1600 HP 1600 हार्स पावर शक्ति उत्पन्न करती है। ट्रेन की डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा परिचालन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ट्रेन प्रारंभ में हरियाणा के जिंद से सोनीपत यानी कि 89 किलोमीटर रेल खंड पर संचालित होगी। ये याद रखना, जिंद से सोनीपत कहाँ है? हरियाणा। जिंद में भारत की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण एवं रिफ्यूलिंग सुविधा स्थापित की गई है, जहां इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन एवं ईंधन भरने की व्यवस्था यहां पर की गई है। ट्रेन में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि PEM, फ्यूल सेल, लिथियम आयरन फास्फेट यानी LFP, बैटरी, हाइड्रोजन रिसाव, गर्मी, आग एवं धुएं का पता लगाने वाले बहुराष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र इसमें लगाए गए। सुरक्षा मानकों का परीक्षण PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और TUV/SUD, तकनीकी निरीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन संस्था है, इसके द्वारा किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन स्वच्छ, सुरक्षित, आत्मनिर्भर रेल परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत को वैश्विक हरित परिवहन और हाइड्रोजन रेल प्रौद्योगिकी के अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।